जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीक हमने रिसर्च स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस करनी है। हाफ ऑफ द पोर्शन हम इस वीक डिस्कस कर लेंगे और बाकी नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है लास्ट वीक है बिफोर द मिड टर्म, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। प्लस बाय देन चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, कैंपस में होना है एग्ज़ाम या ऑनलाइन होना है। तो तब तक चीज़ें जो हैं मैं आपको फिर बता दूंगा, कन्वे कर दूंगा कि ऑनलाइन होना है या कैंपस पे होना है, प्लस पैटर्न बता दूंगा। बाकी टिप्स की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ ऑनलाइन, क्योंकि अगर ऑनलाइन है तो आप कोई भी स्लाइड को रेफर कर सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से क्वेश्चन जो हैं आएंगे। ऑनलाइन में ये है कि यू नीड टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, नॉट सिंपली कॉपी पेस्ट द स्लाइड्स। ठीक है, तो यही एक जो है उसमें चैलेंज होगा स्टूडेंट के लिए कि यू नीड टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, डोंट सिंपली कॉपी पेस्ट फ्रॉम द slide. So let's start our today lecture, which is research strategies. Uh, ये आउटलाइन है जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तीन पॉइंट्स हम इस वीक डिस्कस करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक। रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर के रिव्यू के कहाँ से हमने जो है रिसोर्स कलेक्ट करना है, हाउ वी गोइंग टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट जो जनरेट होती हैं वो कितने किस्म की हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, उसके हिस्से कितने हैं उस रिसर्च रिपोर्ट के। ये तीन पॉइंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे आज डिस्कस करें, बाकी जो है नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग छोड़ देंगे। गाइडलाइन है फॉर रिपोर्ट राइटिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द, किस तरह हमने फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन फॉर्मुलेट। So let's start with resources for literature survey, use of interviews, focus groups, and a questionnaire. These are the resources for literature survey, not literature review, literature survey. So first is interviews. हमने इसमें देखना है किस तरह हम कंडक्ट करने हैं इंटरव्यूज को। एक्सप्लोर द आउटलुक, अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन प्रॉब्लम अंडर रिसर्च के आपने पहले तो एक्सप्लोर करना है उसको, ताकि आप उस पर क्वेश्चन जो है फ्रेम कर सकें और वो क्वेश्चन वो फ्लोट कर सकें उन इंडिविजुअल्स को to get the answer. Interviews are qualitative method. ये quantitative नहीं है, qualitative method है how we discuss in our next points. They are predominantly suitable when the people may not want to discuss about the issues. Certain environment जहाँ लोग openly discuss नहीं कर सकते तो आपको इंटरव्यू करने पड़ते हैं उन इंडिविजुअल्स के, वेयर दे गेट freedom to talk about issues. There are three fundamental types of research interviews. तीन किस्म के हैं। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, पहले से प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, सेटअप क्वेश्चंस जो उनसे किए जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड है एंड अनस्ट्रक्चर्ड है कि एक फॉर्मल डिस्कशन है जिसमें आप उनसे क्वेश्चन करते हैं और उनके आंसर लेते हैं आप उनसे। So let's discuss first on the structure interview. A list of predetermined question जो कि पहले से डिसाइड हुए हुए हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में, वो आपने उनसे इज आस्क्ड टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर नोटेड डाउन कि वो उनका आंसर्स उन्होंने क्या दिए। नो वेरिएशन और फॉलो अप क्वेश्चंस आर अलाउड इन दिस फॉर्मेट। Excuse me, that makes the analysis of collected answers simple. कि आप प्री डिटर्मिन जो क्वेश्चंस हैं आपने वो करने हैं, नो क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चंस, यू नो, जो हम क्वेश्चंस सवालों के अंदर से सवाल ढूंढते चले जाते हैं हम करते हैं नो। सो दे विल बी सिंपल मेथड कैन बी क्वांटिफाइड इजीली एंड यूज फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो उनके आंसर्स हम हमें मिलेंगे या रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उन क्वेश्चंस का फ्रॉम दोस इंडिविजुअल्स। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है कि डेप्थ इज नॉट अचीव्ड इन आंसर बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू आस्क
follow-up questions in order to clear your doubts, if any, during the interview. Next is the unstructured. The questions are not organized, as its name suggests, is unstructured. And flow of question depend on response received from the individuals के आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले जाते हैं, जो उनके आंसर्स जो हैं वो नोट डाउन करते हैं. मोर फ्लेक्सिबल है एंड डोंट रिफ्लेक्ट एनी फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस के प्री डिटरमिन नहीं है कि पहले से डिसाइड हुआ क्वेश्चंस नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन सिर्फ करने हैं स्किल्स में, theories हैं या ideas हैं. The researcher needs to be more experienced to draw appropriate inference from the answers received. तो उनको एनालिसिस करने हैं केयरफुली, वो तब भी होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो कि किस तरह क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं, उनको नोट डाउन करना है, दो क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड हैं उनको लिखना है प्रॉपर वे में ताकि उसका एनालिसिस हो सके. टाइम कंज्यूमिंग एंड माइट फेल टू जनरेट डाटा व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड फॉर फर्दर एनालिसिस. ये इसका ड्रॉबैक है. दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज मोस्टली यूज्ड व्हेन डेप्थ इज रिक्वायर्ड, के आप ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, उनके आंसर्स को एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके अनस्ट्रक्चर्ड हैं, तो क्वेश्चंस फॉलो अप क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आप करते चले जाते हैं in order to get the answers or to clear your doubts. Next is the semi-structure. Interviews have list of some key questions but allow the interviewer to explore more depending on the previous answer. क्या आप follow up questions भी कर सकते हैं, questions from questions when arise वो भी आप कर सकते हैं. This approach helps to acquire data that is not previously थॉट ऑफ कि आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हो कि ये क्वेश्चन होंगे और ये उनके आंसर्स होंगे. ठीक है जी, क्योंकि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है. लिस्ट ऑफ सम कीज इश्यूज हैं जो आपके जहन में हैं, उन पे आप क्वेश्चन आपके बेस्ड करते हैं और उन क्वेश्चन में से फॉलो अप क्वेश्चन करते हैं टू टू गेट द आंसर्स या रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडिविजुअल्स. फोकस ग्रुप क्या है जी? फोकस ग्रुप इज मोर देन द स्ट्रक्चर्ड डाटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन वन प्लेस. कि एक से ज्यादा लोगों पे आपने फोकस करना है और उनसे आपने डाटा लेना है इंस्टेड ऑफ getting data from individual. A focus group is a facilitated group interview with individuals that have something in common. Okay, let's say एक कंपनी है जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पेरोल डिपार्टमेंट है, दोज दे आर वर्किंग इन द पेरोल, यू हैव अ ग्रुप डिस्कशन विद देम. द अदर वन रिसेप्शन पे या कोई और डिपार्टमेंट है, तो वो जो डिपार्टमेंट वाइज आप जो है उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो है उनको सुनते हैं. In this combined information and various perspective about some specific problems can be gathered. क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो प्रॉब्लम्स जो है वो एक प्रॉब्लम दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, दूसरे की तीसरे से कनेक्टेड है एंड सो ऑन. तो जब आप सबको ग्रुप्स में आप उनके इंटरव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है कि मसाइल कहाँ आ रहे हैं इसमें. Then you have better picture to understand the organization. To get the best results from the focus group, forming of correct group should be done with utmost care. ये आपने देखना है, ये ना हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम जो है वो सिमिलर है, तो ये ना हो कि दूसरा डिपार्टमेंट को आप इकट्ठा बिठा दीजिए या आप मिक्स कर दीजिए. तो डिपार्टमेंट वाइज जो अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो बेटर होता है इन फोकस ग्रुप. तो वो फोकस किए होते हैं on particular the question they frame relevant to the payroll. For example, if it is a payroll department, इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं. If it is regarding the any other suppose एग्जाम डिपार्टमेंट या एडमिशन ऑफिसर, तो इस तरह जो है ना आपने फोकस ग्रुप को डिफाइन करना है, उनसे क्वेश्चन करने हैं. द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज वन ऑफ द की फैक्टर. तो उनमें जो मेंबर हैं ग्रुप में कितने हैं,
very less number can generate incorrect data. Make sure everybody turn up in the department to answer the questions and participate actively in these activities. If the group is non-homogeneous, then perspective and opinions of member can be too much varied. जैसा मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुला लेंगे और उनके रिस्पॉन्स लेंगे तो जो आंसर्स हैं यू कैन नॉट कंडक्ट एनालिसिस। एक सरहद की तरफ जा रहे हैं तो दूसरा जो है नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो कोई साउथ की तरफ जा रहा है तो कोई जो है ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वो आंसर्स आप ना तो कंपाइल कर सकते हैं ना उनके आंसर्स को कंडक्ट कर सकते हैं एनालिसिस। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जाएंगे तो वो रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे और आप प्रॉब्लम्स को इजीली कंडक्ट योर analysis based on the response you received and you reach to any conclusion. Otherwise, you may not reach any conclusion because you have different responses, different answers for one question. If there is no diversity in group, then there wouldn't be much data generated as discussion on topic will be लेस। क्योंकि अगर उसमें लोग नहीं हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो हायरार्की वाइज लोग नहीं हैं और कुछ लोग हैं अवेलेबल फोकस ग्रुप में टू गिव आंसर्स देन देयर विल बी डिस्कशन ऑन टॉपिक विल बी लेस क्योंकि वो आंसर ही नहीं कर सकते उन क्वेश्चंस के बिकॉज देयर those questions are irrelevant to them. Yeah, really not applicable because we don't work for this particular department. So ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो जब आपने कंडक्ट करना है फोकस ग्रुप तो मेक श्योर दे बिकॉज व्हेन वी से ग्रुप सो दे इंटरेस्ट आर सेम सिमिलर सो द प्रॉब्लम्स आल्सो आर सिमिलर। तो आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आपके लिए आसान है और उनके लिए भी आसान है उन क्वेश्चन के आंसर्स देना बिकॉज दे आर इररिलेवेंट नहीं है उनमें कुछ भी। Next is the questionnaire. Questions are framed to get the answers from a group of people. So you need to carefully define and frame questions ताकि जो मसाइल के जिस सवाल के जवाब आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिल सकें। questionnaire are generally a fixed set of questions या आप फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, फॉर्मेट है उसके मुताबिक आप क्वेश्चन बनाते हैं, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। इसलिए हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाते हैं क्योंकि पीपल आर रिलक्टेंट टू राइट मोर। तो इसमें हम उनको ऑप्शन दे देते हैं एग्री, डिसएग्री, नॉट एग्री, तो वो टिक कर देते हैं। रादर वी गिव देम ब्लैंक स्पेस टू राइट आंसर्स या ओपिनियन। तो ये होता है दिस क्वेश्चंस आर यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। अब ये क्वेश्चनर का मसला क्या है कि क्यों दिया जा रहा है क्वेश्चनर टू गेट द आंसर्स एंड टू डू द एनालिसिस बेस्ड ऑन द आंसर्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। Questions are framed to be generally of the following type: yes, no, true, false, correct, wrong। जैसा मैंने आपको कहा मल्टीपल चॉइस है या रैंकिंग है या रेटिंग है कि इसको ऑर्डर में आप रैंक कीजिए 1 to 5। आप 2 रैंक करते हैं 3 करते हैं वो आप पे वो उस टाइम उस यूजर पे है और क्वेश्चन पे है कि क्वेश्चन क्या कहा गया। So these type of questions you can ask yes, no, true, false, correct, wrong। ठीक है, या राइट रॉन्ग मल्टीपल चॉइस है जो मैंने आपको बताया, एग्री डिसएग्री है, रैंकिंग है या रेटिंग है। आप 1 से 5 तक या 1 से 4 तक आप रेट कर सकते हैं, उनका आंसर्स ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज ये टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। कितने किस्म टाइप्स हैं यहाँ? 6 टाइप्स अवेलेबल हैं यहाँ जो दी गई हैं। फर्स्ट इज साइंटिफिक पेपर है जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपना आइडिया जो है उसको पब्लिश करते हैं किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, या सेमिनार में। ये टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कंडक्ट करने के बाद रिसर्च अपने रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसमें हम डिटेल एनालिसिस और अपना सजेशंस या फ्रेमवर्क या जो भी आइडिया है प्रपोज करते हैं।
इसके अलावा एक कंप्लीट जो बुकलेट है जिसे थीसिस या डिसर्टेशन कहा जाता है, which contains 50,000 words, 60,000 words, 40,000 words, 30,000 words, and so on. That is requirement for different degrees like MPhil, MSO, PhD. But the purpose of this report is a complete uh, data that where it begins and where it ends your particular research. ठीक है जी, 5 से 6 चैप्टर्स हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, मेथोडोलॉजी है, डिस्कशन एनालिसिस है, एंड देन द एंड यू हैव कंक्लूजन फ्यूचर वर्क है। तो ये 5 से 6 चैप्टर्स यूजुअली होते हैं इनमें थीसिस या डिसर्टेशन में। इसके अलावा वाइट पेपर्स हैं, these are similar to पेपर जिसमें आइडियाज को जो है बताया जाता है। पेटेंट है इसके अलावा, ये आपका आइडिया जो कमर्शियल पर्पस के लिए आपका आइडिया दैट वर्क्स आई मीन प्रैक्टिकली, एंड देन इट बिकम्स अ पेटेंट एंड यू रजिस्टर दैट पेटेंट एंड नोबडी कैन यूज विदाउट योर परमिशन। ठीक है जी, इसके अलावा बुक्स हैं जो आप अपने रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स को कन्वर्ट करते हैं चैप्टर्स में, और वो चैप्टर्स जो हैं उनको कंपाइल करते हैं और एक आप बुक जो है वो पब्लिश करते हैं फॉर रिसर्चर्स। ठीक है जी, तो ये हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स रिसर्च में जो यहाँ लिस्ट की गई हैं। 6 रिपोर्ट हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इसमें अब होता क्या है रिपोर्ट्स में, उसके हिस्से कितने हैं। फर्स्ट इज द टाइटल, दैट दिस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, वो ऑथर उसका नाम क्या है, कहाँ वो काम कर रहा है, उसके कीवर्ड एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द टाइटल पेज। देन एक्नॉलेजमेंट, ये जो जो भी आपको असिस्ट करता है ड्यूरिंग द रिसर्च, कोई इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट कर रही है या फंड कर रही है, उनका नाम आप लिखते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। नेक्स्ट इज जी एब्स्ट्रैक्ट है, जो ये कंडेंस्ड फॉर्म है, आप 1 पैराग्राफ आप लिखते हैं जिसमें आप प्रॉब्लम लिखते हैं। यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, देन current what is happening, and then you propose your suggestion या solution। ठीक है जी, नेक्स्ट होता है टेबल ऑफ कंटेंट के इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट पेजेस पे क्या है आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट, लिस्टिंग और आउटलाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, कि किस तरह रिपोर्ट ऑर्गेनाइज्ड है। इट शोज द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स and other divisions, sometimes include list of tables and figures also. This is more uh, common for tables and figures for when it comes to the thesis or dissertation। नेक्स्ट इज दी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट के बाद मैंने आपको बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो डिफरेंट आप अपने लिटरेचर को रिव्यू करते हैं और उनको लिस्ट करते हैं कि ये रिसर्च हो चुकी है और ये इन्होंने काम किया है। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन। मेथड्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर होता है मेथड एंड प्रोसीजर, क्या मेथडोलॉजी आप अडॉप्ट करते हैं टू कलेक्ट द डाटा, टू एनालाइज द डाटा, जो टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं, क्वेश्चन है, सर्वे है, एम्पेरिकल स्टडी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या सिमुलेशन है, एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं टू गेट द डाटा सेट्स, तो वो आप इसमें मेथड्स एंड प्रोसीजर्स में जो है आप लिख देते हैं। और प्रॉब्लम्स अगर आपने इनकाउंटर की हैं वो भी आप लिस्ट करते हैं, उनको हाउ दे वर एड्रेस्ड, उनको ये चीज़ें आप इसमें लिखते हैं मेथड एंड प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट चैप्टर इज द और या पार्ट कह लीजिए आप, रिजल्ट्स है या फाइंडिंग्स हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं अपना एनालिसिस को, और आप उसे लिंक करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव, किस तरह आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं बाय यूजिंग हाइपोथेसिस या जो भी स्टडी आपने की है, तो आप रिजल्ट पोर्शन में उसको आप प्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, एनालिसिस है या सिमुलेशन का रिजल्ट है, जो भी है वो आप उसमें लिखते हैं, या मॉडल प्रपोज किया है आपने, या कोई एल्गोरिदम है, कोई सिक्योरिटी फीचर्स हैं या फ्रेमवर्क है, तो वो सब आप रिजल्ट्स में आप उसको
लिखते हैं. After that, you summarize from A to Z where you started literature review and the problems, and then your proposed solution. This provides the reader with a general understanding, and then the conclusion that what is the objective, how objective is achieved, and research interpretation of the results, objectives, emphasize problems, ओवरव्यू एंटायर स्टडी जो है उसका ओवरव्यू आता है इसमें कंक्लूजन में. लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये अब एपीए स्टाइल है या एमएल है, जो भी स्टाइल उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए रिकमेंडेड होता है वो अपनाया जाता है. देन अपेंडिसेस हैं जिसमें आप अपना सर्वे या जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं या मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या टेस्ट हैं टू वैलिडेट योर स्टडी, वो आप उनके साथ जो है ना स्क्रीन शॉट्स या जो एक्सेल है या एसपीएस आपने यूज़ किया है सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द डाटा एसपीएस, वो सब चीज़ें जो है ना उनके स्क्रीन शॉट्स या उनके जो है वो लगाए जाते हैं अपेंडिसेस में. नेक्स्ट इज द गाइडलाइंस फॉर रिपोर्ट राइटिंग कि किस तरह रिपोर्ट लिखनी है आपने. द लिटरेचर रिव्यू शुड बी डन इन योर ओन वर्ड्स, या आपने उसको अपने अल्फाज में लिखा, तभी पता चलेगा पढ़ने वाला को कि आपने लिटरेचर रिव्यू को पढ़ा भी है और उसको समझा है, रिलेट किया है अपने प्रॉब्लम से. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर राइटिंग लिटरेचर रिव्यू आर claim should be supported with evidence. जो claims हैं support किए जाएं with the evidence that the research is done, who did the research with the citation. Use your judgment to identify what is important and what is secondary. ये आपने आइडेंटिफाई करना है. ये तभी होगा जब आप उसको पढ़ेंगे, उसकी थोड़ा स्टडी करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे, उनको रैंक करेंगे कि विच आर्टिकल जो है आपसे स्टडी से रेलेवेंट है, तो उसका हिसाब उसको आप साइट करेंगे, वहाँ इस्तेमाल करेंगे. Your own words should be used to summarize the findings. Use your own thinking with a clear cut argument. Argument should be supported with the evidence. Evidence क्या है कि रिसर्च जो पहले सिमिलर हो चुकी है उससे, और उसका जो फ्यूचर वर्क है वहाँ से आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, या जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं उसको आप फर्दर जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपने सजेशंस दे रहे हैं. अब इसमें अवॉइड करना है आपने आई या वी. वी मीन यू आर इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर, तो प्लीज अवॉइड राइटिंग आई और वी इन द रिसर्च रिपोर्ट या प्रपोजल है. स्टूडेंट प्रपोजल लेके आते हैं उसमें भी वी लिखा, भी कितने हैं आप, तो एलोन है. सुपरवाइजर का नाम तो फ्रंट टाइटल पे बता दिया आपने कि ये सुपरवाइजर है, वो आपको गाइड कर रहा है, तो यू शुड नॉट राइट वी or I. Use more indirect languages such as it is observed from the results, it could be concluded, and so on. So इस तरह चीज़ें ये आप सीख सकते हैं जब आप काम पढ़ेंगे, दूसरों रिसर्च पेपर्स आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि हाउ दे राइट इट. जब आप रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल पढ़ें तो वो आर्टिकल्स जो हैं इंटरनेशनल जर्नल्स के होना चाहिए, आईएसआई, यहाँ के कुछ इंडियन पाकिस्तानी जर्नल्स हैं जो कि पैसे दें और एक्सेप्ट हो जाते हैं पेपर, उनमें काफ़ी फ्लॉज है. इंग्लिश लैंग्वेज तो एक तरह, बाकी भी चीज़ें उसमें उस तरह नहीं बताई जाती. यही वजह है कि वो यहाँ पब्लिश करते हैं, अदरवाइज दे शुड हैव पब्लिश स्प्रिंगर या आई ट्रिपल. रिवीजन और ड्राफ्टिंग, रिवाइज रिफाइन एंड एडिट द ड्राफ्टिंग नंबर ऑफ टाइम्स. ये आप पढ़ेंगे उनको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, देन you skip some points, delete, या edit, या rephrase. Grammar and spelling should be checked number of times. When you read it, you have to correct it. Some grammar mistakes comes automatically when you write in the word. Curvy lines appear, but some doesn't appear. Sometimes you synonymous, you change it the sentence in order to avoid plagiarism. स्ट्राइक, बट वो होता ही है कि वो सेंटेंस ही चेंज हो जाता है पूरा, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं,
हम चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी जो है शॉर्टकट तरीके से निकल जाएं आगे, और प्लेजरिज्म रिपोर्ट में हमारा ये कैच ना हो सके तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यू नीड टू रीड इट एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट द सेंटेंस जो है उसका मतलब क्या है। ये नहीं कि उसको चेंज करने से मतलब ही चेंज हो जाए, या फ्लो जो आ रहा है एक पैराग्राफ में वो चेंज हो जाए कि नेक्स्ट सेंटेंस टोटली डिफरेंट है उससे फर्स्ट सेंटेंस। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस वी स्टार्ट कनेक्ट विद द लास्ट सेंटेंस ऑफ दैट पैराग्राफ। सेम स्टोरी है उसमें। ये नहीं होता कि हम उसे पढ़ें ही ना और चेंज करते हैं एक दो लाइनें, और वो जो दो लाइनें हैं वो मैच ही ना हो रही हो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ से। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम या पर्पस स्टेटमेंट इंडिकेट्स व्हाई यू वांट टू कंडक्ट द स्टडी। ठीक है, एंड व्हाट यू इंटेंड टू अकम्प्लिश, कि आप करना क्या चाह रहे हैं और आप क्यों जो है वो स्टडी जो है उसको कंडक्ट करना चाह रहे हैं। इट सेट्स द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द इंटेंट और द मेजर आइडिया ऑफ अ प्रपोजल और अ स्टडी, के उसका मेजर जो आइडिया है जो आप दे रहे हैं वो क्या है। दिस आइडिया बिल्ड्स ऑन अ नीड which is the problem, कि उसको आप सॉल्व करने के लिए ये आइडिया दे रहे हैं, and is refined into specific questions which are called research questions जो हम कहते हैं। It is a challenge based on the limitations जो हैं हम फेस करते हैं while conducting a research, which a researcher identifies in context of a practical or theoretical situation। कि जो हम प्रॉब्लम्स जो है हम फेस करते हैं, जो लिमिटेशंस हमें आती हैं and want to find a solution for the same. The purpose statement sets forth the intent of the study, कि उसके study की intent क्या है, not the problem or issue leading to a need for the study। ठीक है, purpose statement और इसमें ये फर्क है इसमें कि वो intent शो करता है उसके, ना कि need for the study। The purpose is also not the research question, those questions that the data collection will attempt to answer। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप सिलेक्ट करते हैं, जो सेट करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दे आर रिलेवेंट बट दे आर द डाटा कलेक्शन पर्पस। इनका आपने डाटा कलेक्ट करना है और इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं हमें। Technical description of a problem है which the individual or a group of people faces is called as a research problem। के प्रॉब्लम क्या है, क्या उसका उसका डोमेन है, और किस तरह वो प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व होने जा रही है अभी तक। एविडेंस जो है आपने लिटरेचर पढ़ा है उसका, और अपना आइडिया आपने बिल्ड किया है। इट मे आल्सो बी कॉल्ड अ स्टडी aim or the research objective। Define a research problem, researcher must know the limitation and weaknesses in the selected research subject। उसमें limitations क्या हैं while conducting that particular research, या उसको आप weaknesses कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जहाँ हमें sacrifice करना है या हमें assumptions को इस्तेमाल करना है, ना कि वो चीज़ों तक हमारी एक्सेस है। A research problem can be defined for an individual or a group of persons। Usually, a research problem does exist for the following condition, कि क्या वो condition है जब research problem जो exist individual or a group has some difficulty, कुछ लोगों के साथ कुछ मसाइल हैं, problems हैं, तभी आप उसको हल करने के लिए अपना आइडिया देंगे ना। अगर जो कोई मसला ही नहीं है तो फिर तो उस पर रिसर्च नहीं होनी चाहिए। रिसर्च तो होती उन चीज़ों पे है जो सॉल्व नहीं हो रही, जैसे आजकल कोरोना है, बर्निंग इशू है। लोग काम कर रहे हैं उस पे, वैक्सीनेशन पे, डिफरेंट आइडियाज फ्लोट हो रहे हैं, बट नथिंग इज बीइंग फिक्स्ड। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव आउटकम वन कैन नॉट हैव अ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेस रिसर्च नहीं हो सकती, उसे हम रिसर्च कहेंगे नहीं। देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव मेथड एंड मीन्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। At least one method, two methods must be available to a researcher for finding the solution। आपके पास options होनी चाहिए, more than one, so that if one doesn't work, you have another option to go for। Some doubt must remain in the mind of a researcher while selecting the alternatives। ये never-ending story है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं डाउट्स माइंड में ज़हन में आते हैं कि
हो सकता है, नहीं हो सकता, कितना doable है, and so on. Based on the environment condition, the difficulty, various stages, environment में आप research conduct कर रहे हैं, तो difficulty का जो factor है वो भी vary करता है. What type of input or database used to check the desired outcome, आपने बताना है कि किस तरह का जो है आपने database है या input है, किस किस्म की है, टू चेक द डिजायर्ड आउटकम, उनको वैलिडेट किया जा सके, उनको देखा जा सके कि ये हैं क्या. Qualitative purpose statement contain information about the central phenomena explored in the study, कि उसका जो मेन ग्रुप जो है, मेन चीज प्रॉब्लम है क्या, the participants in the study and the research side. It also conveys an emerging design and uses research words drawn from the language of qualitative inquiry. ये जो डेफिनेटली क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट है, तो उसमें क्वालिटेटिव इंक्वायरी होगी, जो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स नोट डाउन किए जाएंगे केयरफुली, एंड देन कंडक्ट किया जाएगा एनालिसिस. Thus, one might consider following basic design feature for writing this statement. कि किस तरह की स्टेटमेंट हमें लिखनी चाहिए. Use words such as purpose. स्टडी का पर्पस क्या है, इंटेंट, ठीक है, स्टडी एम और ऑब्जेक्टिव टू सिग्नल अटेंशन टू दिस स्टेटमेंट एज द सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया. क्या आप बताइए कि व्हाट इज द पर्पस या एम या इंटेंट क्या है आपके स्टडी का, या ऑब्जेक्टिव क्या है उसका. फोकस ऑन अ सिंगल फेनोमेना और कॉन्सेप्ट और आइडिया, ना कि मोर देन वन. अब जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे. यूज एक्शन वर्ब्स टू कन्वे हाउ लर्निंग विल टेक प्लेस. किस तरह लोग उससे सीखेंगे, या आपके जो आइडिया है, हाउ दिस आइडिया beneficial to the society. Action verbs and phrases हैं such as understand, develop, explore, examine, the meaning of, generate, और जैसा आप कह सकते हैं ये स्टडी जो है वो एग्जामिन करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, या डेवलप करेगी, या एक्सप्लोर करेगी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, एंड देन गिव अस अ सॉल्यूशन. और डिस्कवरी है, कीप द इंक्वायरी ओपन एंड कन्वे एन इमर्जिंग डिजाइन. Provide a general working definition है of the central phenomena or idea, especially if the phenomenon is a term that is not typically understood by a broad audience, कि जिनको समझ नहीं आ रही उस फिनोमेना की, तो उनके लिए जो है वर्किंग डेफिनेशन है, जो आइडिया है, उसको इस्तेमाल किया जाता है टू मेक देम अंडरस्टैंड. मेंशन द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी. ये कौन है, ये पार्टिसिपेंट्स कौन है, जो पॉपुलेशन साइज है, सैंपल साइज में डिस्कस किया जाता है, सच एज वन और मोर इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कि हु इज द पार्टिसिपेंट, वो आपने बताना है इसमें. इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ पीपल है, फोकस ग्रुप जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट जितने हैं वो सब जो हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करना है. इट डिपेंड्स अगेन ऑन द प्रॉब्लम या पर्पस स्टेटमेंट है क्या, क्या है आपकी. आइडेंटिफाई द साइट फॉर द रिसर्च, ये कहाँ रिसर्च कंडक्ट, सच एज होम्स, क्लासरूम, ऑर्गेनाइजेशन, programs, or events. Describe the site in enough detail, site in enough detail so that the reader knows exactly where a study will take place. ये आपने बताना है. ये एक एग्जाम्पल है कि कोर्स जो है 1991 में इसने कंडक्ट की है, मल्टीपल केस स्टडी ऑफ परसेप्शन ऑफ रीडिंग डिसेबल्ड मिडिल क्लास स्कूल स्टूडेंट्स concerning factors that prevent these students from progressing in their reading development. हर पर्पस देखिए ये किस तरह होता है. हर पर्पस स्टेटमेंट read as follows. The purpose of this study was to explore effective social and educational factors that may have contributed to development of reading disabilities in our adults in four adolescents. The study also sought explanation as to why student reading disabilities persisted despite years of instructions. This was not an intervention study, and although some students may have improved their reading improvement
was not the focus of the study. Quote close, and then the PP is the page where this paragraph is taken from. तो ये आप देखिए इस तरह इसको आपने फॉर्मेट करना है कि ये पर्पस जो है इसका जहाँ से आपने उसको लिया है लिटरेचर से। ये कोर्स है कोई 1991 में इन्होंने कंडक्ट की है स्टडी के जो परसेप्शन है रीडिंग डिसेबल्ड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, उनमें जो परसेप्शन है कि उनको प्रॉब्लम्स हैं रीडिंग में, तो उस पर ये स्टडी हो रही है कि वाई दिस दे हैव प्रॉब्लम्स. So the explore effective and social educational factors that may have contributed to the development of reading disabilities in 4 adolescents. Then with the participants जो हैं वो 4 हैं. The study also sought explanation as to why student reading disabilities कि भाई क्या वजह है कि उनमें ये disabilities हैं. Despite years of instruction कि वो पढ़ रहे हैं क्योंकि middle school है ना कि primary, कितने सालों से वो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये स्टडी है कि उनको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है उनकी रीडिंग. तो दिस इज हाउ पर्पस स्टेटमेंट शुड लुक लाइक. द पर्पस ऑफ दिस स्लाइड इज दैट. ठीक है जी, ये एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह जो है पर्पस स्टेटमेंट लुक लाइक, क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट. Next is the Ritchie and colleagues in 1997 में ये conduct हुआ है, conducted a qualitative study to develop a theory of the career development of 18 prominent, highly achieving African American black and white women in the United States, working in different educational fields. ये study है जी theory of career development 18 prominent जो हैं highly achieving जो लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ब्लैक एंड वाइट वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन वो काम कर रहे हैं. इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द स्टडी दे स्टेटेड द पर्पस. द प्रेजेंट आर्टिकल describe a qualitative study of the career. You see, this is how you should look at the purpose statement. Development of 18 prominent the participant वो बता रहे हैं आपको. Highly achieving African हैं जो black हैं, white हैं, women in the United States working different across 8 occupational fields. ये different उनका occupations जो है वो different है. Overall aim in the study was to, you see, don't write I or we. Our overall aim in the study was to explore critical influences on the career development of these women, particularly those related to their attainment of professional success. कि वो किस तरह जो है उनको एक सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं. So this is another example है. और ये जो पैराग्राफ है पर्पस स्टेटमेंट के पेज नंबर 113 किस आर्टिकल के, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 1997 साइट हुआ है रिची एंड कॉलेज. क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट टेम्पलेट, दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. जो टेम्पलेट है ये फिक्स नहीं है, आप मॉडिफिकेशन हो सकती है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च वर्क यू आर वर्किंग ऑन या जो कंडक्ट कर रहे हैं आप रिसर्च. द पर्पस ऑफ स्टडी, एम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी बताइए, लिखिए. या इंक्वायरी सच एज ethnography case study or other type study is was will be to understand, explore, develop, discover the central phenomena being studied for the participants. For कितने हैं उनका नाम लिख दीजिए. Such as the individual groups, his organization at वो रिसर्च साइट लिख दीजिए कि एनसीपी है, आईयूबी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एट दिस स्टेज इन द रिसर्च central phenomena being studied will be generally defined as, यहाँ आपने उसको उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो सेंट्रल फेनोमेना है. व्हाट डज दैट मीन टू यू, उसका सेंट्रल फेनोमेना. ठीक है जी, तो वी स्टॉप हियर एंड देन वी कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्लासेस. आपने इन स्लाइड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है. इस पे क्वेश्चन इस तरह नहीं आएंगे, ना ही आपने इनको याद करना है. ये आपकी कंडक्ट करने के लिए रिसर्च
कंडक्ट करने के लिए टेम्पलेट्स हैं जो यूज़ की जाएंगी। तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज या आप कि भाई ये तो मुश्किल स्लाइड्स हैं। ये टेम्पलेट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे अपने टू कंडक्ट रिसर्च। ठीक है जी। अगर आपको नहीं बताते तो तब भी मसाइल हैं। सर हम पढ़ कर आम हैं, एमफिल रहे हैं, बता नहीं रहे कि किस तरह रिसर्च कंडक्ट होती है। दिखाते हैं, बताते हैं तो तब भी मसाइल हैं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये सर एक्सप्लेन ही इस तरह कर रहे हैं जो समझ नहीं आ रही। तो क्योंकि इनको आपने याद नहीं करना, इनको आपने अप्लाई करना है। यू सी, देयर इज अ डिफरेंस। कंप्यूटर साइंस में आप चीजें अंडरस्टैंड कीजिए। यू कांट मेमोराइज थिंग्स, क्योंकि 6 महीने के बाद चीज ही चेंज हो जाती, नई चीज मार्केट में आ जाती, तो कितनी चीजों को हम मेमोराइज करें। कंप्यूटर साइंस में आपने अंडरस्टैंड करना है चीजों को। वंस यू गेट द अंडरस्टैंडिंग देन यू विल गेट गोइंग। या आपको पता चल जाएगा, ऐसा ऐसा आप चल पड़ेंगे, उस पर रिसर्च कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये टेम्पलेट्स हैं, ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और इनमें मॉडिफिकेशन होती है एज पर द रिक्वायरमेंट कि आप रिसर्च, नेचर ऑफ रिसर्च आपकी क्या है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द मिड टर्म एग्जाम एंड अदर थिंग्स। तो अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।